All right, let's quickly cut across live now to an event where Prime Minister Narendra Modi is speaking. हमारी गलत अभिव्यक्ति रही है और हम ऐसे जैसे अपनी बात को उस प्रकार से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें न क्लाइमेट की परवाह है न हमें एनवायरनमेंट की परवाह है और सारी दुनिया हमारी इस अभिव्यक्ति की गलती के कारण ये मानकर के बैठी कि विश्व तो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो रहा है, विश्व क्लाइमेट की चिंता कर रहा है, तो ये देश है जो कोई अड़ंगे डाल रहा है। और इसका मूल कारण ये नहीं है कि हमने एनवायरनमेंट को बिगाड़ने में कोई अहम भूमिका निभाई है, क्लाइमेट को बर्बाद करने में हमारी या हमारे पूर्वजों की कोई भूमिका रही है। हकीकत तो उल्टी है। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हम अपनी बात किसी न किसी कारण से, एक तो हम कई वर्षों तक गुलाम रहे, इन सदियों तक गुलाम रहने के कारण एक हमारी मानसिकता भी बनी हुई है कि अपनी बात दुनिया के सामने रखते समय हम बहुत संकोच करते हैं। ऐसा लगता है यार कहीं ये आगे बढ़ा हुआ विश्व, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, हमारी बात मजाक तो नहीं बन जाएगी। जब तक हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, शायद इस विषय पर हम ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। और मैं आज इस सभागृह में उपस्थित सभी महानुभावों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, हम जितने प्रकृति के विषय में संवेदनशील हैं, दुनिया हमारे लिए सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकती है। आज भी प्रति व्यक्ति अगर कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन किसी का होगा तो कम से कम कंट्रीब्यूशन वालों में हम हैं। लेकिन उसके बाद भी आवश्यकता यह थी कि विश्व में जब क्लाइमेट विषय में एक चिंता शुरू हुई, भारत ने सबसे पहले इसका नेतृत्व करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया में अधिकतम वर्ग ये है कि जो क्लाइमेट की चिंता औरों पर रिस्ट्रिक्शन की दिशा में करता रहता है, जबकि हम लोग सदियों से प्रकृति की रक्षा करते 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 जीवन विकास की यात्रा में आगे बढ़ने के पक्षकार रहे हैं। दुनिया जो आज क्लाइमेट के संकट से गुजर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रही है, उसको अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे बचा जाए, क्योंकि वो बाहरी प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कई बार कहा है कि इन समस्या की जड़ में हम कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जो सारे नीति नियम बना रहे हैं, विश्व के अंदर एक बंधनों की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोई अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। समस्या की जड़ में मानव जात जो कि उपभोग की तरफ आगे बढ़ती चली गई है, और जहां ज्यादा उपभोग की परंपरा है वहां सबसे ज्यादा प्रकृति का नुकसान होता है। जहां पर उपभोग की प्रवृत्ति कम है वहां प्रकृति का शोषण भी कम होता है। और इसलिए हम जब तक अपने लाइफस्टाइल के संबंध में फोकस नहीं करेंगे और दुनिया में इस एक बात को केंद्र बिंदु में नहीं लाएंगे,
हम शायद बाकी सारे प्रयासों के बावजूद भी, लेकिन ये जो बहुत आगे बढ़ चुके देश हैं उनके गले उतारना जरा कठिन है। वो माने या ना माने, हम तो इन्हीं बातों में पले बड़े लोग हैं। हमें फिर से एक बार अगर वो चीजें भुला दी गई हैं तो हमें उस पर सोचना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, आजकल दुनिया में रिसाइकल की बड़ी चर्चा है और माना जाता है कि ये कोई नया विज्ञान आया है, नई व्यवस्था आई है। जरा हमारे यहां देखो, रिसाइकल, रीयूज और कम से कम उपयोग करने की हमारी प्रकृति कैसी रही है। पुराना जमाने की जरा अपने घर में दादी माँ उनके जीवन को देखिए। घर में कपड़े अगर पुराने हो गए होंगे तो उसमें से रात को बिछाने के लिए गद्दी बना देंगे। वो भी अब उपयोगी नहीं रही तो उसमें से भी झाड़ू पोते के लिए उस जगह का उपयोग करेंगे। यानी एक चीज को रिसाइकल कैसे करना, घर में ही हर चीज का, वो हमारे यहां सहज परंपरा थी, सहज प्रकृति थी। मैंने तो देखा है गुजरात के लोग आम खाते हैं, लेकिन आम को भी इतना रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं, शायद कोई बाहर सोच नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बाहर से बोरो की हुई चीजें नहीं है, लेकिन हमने दुनिया समझे उस टर्मिनोलॉजी में उन चीजों को आग्रहपूर्वक रखा नहीं। विश्व के सामने हम अपनी बातों को ढंग से रख नहीं पाए। हमारे यहां पौधे में परमात्मा, जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान के माध्यम से लेबोरेटरी में जब सिद्ध किया कि पौधे में जीव होता है, उसके बाद ही हमने जीव है मानना तय किया। ऐसा नहीं है हम सहस्त्रों वर्ष से गीता का उल्लेख करें, महाभारत का उल्लेख करें, हम तभी से मानते आए हुए कि पौधे में परमात्मा होता है। कि भाई संडे हो, संडे ऑन साइकिल मान लीजिए, हो सकता है कोई ये भी कह देगा कि मोदी अब साइकिल कंपनियों का एजेंट बन गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। पता नहीं कौन क्या इसका हर चीज का अर्थ निकालता है। जरूरी नहीं हर लोग साइकिल खरीदने जाए। तय करे कि भाई मैं सप्ताह में एक दिन ऊर्जा से उपयोग में आने वाले साधनों का उपयोग नहीं करूंगा, अपनी अनुकूलता। समाज में जो लाइफस्टाइल की बात करता हूं, हम पर्यावरण की रक्षा में इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, सहज रूप से दे सकते हैं, और थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। एक शिक्षक की जीवन को मैं बराबर जानता हूं। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो उन पिछड़े इलाकों में चला जाता था जून महीने में, कि जहां पर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बहुत कम हो। 44 डिग्री टेम्परेचर रहा करता था जून महीने में, और मैं ऐसे गांव में जाके 3 दिन रहता था। जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा वो काम रेगुलर करता था। एक बार मैं समुद्री तट के एक गांव में गया था, एक भी पेड़ नहीं था पूरे गांव में, कहीं पर नहीं। लेकिन जो स्कूल था वो घने जंगलों में, जैसे एक छोटी सी झोपड़ी वाली स्कूल हो, ऐसा माहौल था। तो मेरे लिए आश्चर्य था। मैंने कहा कहीं एक पेड़ नहीं दिखता, लेकिन स्कूल बड़ी ग्रीन है, क्या कारण है? तो वहां एक टीचर था। उस टीचर का इनिशिएटिव इतना यूनिक इनिशिएटिव था। उसने क्या किया, कहीं से भी बिस्लरी की बोतल मिलती थी खाली, उठा करके ले आता था। पेट्रोल पंप पर ऑयल के जो टीन खाली होते थे वो उठा करके ले आता था, और ला करके स्टूडेंट को एक एक को दे देता था साफ कर करके खुद। और उनको कहता था कि आपकी माताजी जो किचन में बर्तन साफ करके किचन का जो पानी होता है, वो पानी इस बोतल में भर करके रोज स्कूल में जब आओगे तब साथ लेके आओ। और हमें भी हैरानी थी कि सारे बच्चे हाथ में ये गंदा दिखने वाला पानी भर करके क्यों आते हैं। उसने हर बच्चे को एक पेड़ दे दिया था और उनको कहा था कि इस बोतल से डेली तुम्हें पानी डालना है। फर्टिलाइजर भी मिल जाता था। एक व्यक्ति के अविरत प्रयास का परिणाम था कि वो पूरा स्कूल का कैंपस एकदम से हरा भरा था। कहने का तात्पर्य है
कि इन चीजों के लिए समाज का जो सहज स्वभाव है, उन सहज स्वभाव को हम कितना ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं एक बार इजराइल गया था। इजराइल ने रेगिस्तान में कम से कम बारिश, एक एक बूंद पानी का कैसे उपयोग हो, पानी का रिसाइकल कैसे हो, समुद्री के पानी से कैसे स्वीट वाटर बनाया जाए, इन सारे विषयों में काफी कुछ उन्होंने काम किया है, काफी प्रगति की है। इजराइल दो हिस्सों में, एक अभी भी रेगिस्तान है जहां हरा भरा होना बाकी है, और एक है पूर्णतः उन्होंने रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया है। बेन गुरियन जो इजराइल के राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं, तो मैं जब इजराइल गया था तो मेरा मन कर गया कि उनके जो निवास स्थान है मुझे देखना है, उनकी समाधि पर जाना है। तो मैंने वहां की सरकार को रिक्वेस्ट की थी, बहुत साल पहले की बात है, तो मैं वहां गया था। उनका घर उस रेगिस्तान वाले इलाके में ही था, वहीं रहते थे वो। और दो चीजें मुझे मन को छू गई। एक, उनके बेडरूम में महात्मा गांधी की तस्वीर थी। वे सुबह उठते ही पहले उनको प्रणाम करते थे। और दूसरी विशेषता ये थी कि उनकी जो समाधि थी, उन समाधि के पास एक टोकरी में पत्थर रखे हुए थे। सामान्य रूप से इतने बड़े महापुरुष के वहां जाएंगे तो मन करता है फूल रखें वहां, नमन करें। लेकिन चूंकि उनको ग्रीन प्रोटेक्शन करना है, ग्रीनरी की रक्षा करनी है, फूल फल इसको नष्ट नहीं करना, ये संस्कार बढ़ाने के लिए बेन गुरियन की समाधि पर अगर आपको आदर करना है तो क्या करना होता था, उस टोकरी में से एक पत्थर उठाना और पत्थर रखना। और शाम को वो क्या करते थे, सारे पत्थर इकट्ठे करके फिर टोकरी में रख देते थे। अब देखिए एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाओं को लोग विकसित करते हैं। हम अपने आप से, बाकी सारी बातों के साथ साथ हम अपने जीवन में इन चीजों को कैसे लाएं, उसके आधार पर हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे स्कूलों में इन संबंध में किस प्रकार से एक माहौल बनाया जाए, प्रकृति रक्षा, प्रकृति पूजा, प्रकृति संरक्षण, ये सहज मानव प्रकृति का हिस्सा कैसे बने, उस दिशा में हमको जाना होगा। और हम वो लोग हैं जिनका तेन तख्ते ने भूंजी था, यही जिनका जीवन का आदर्श रहा है। जहां तेन तख्ते ने भूंजी था का आदर्श रहा हो, वहां पर हमें प्रकृति का शोषण करने का अधिकार नहीं है। हमें प्रकृति का दोहन करने से अधिक प्रकृति का उपयोग दुरुपयोग करने का हक नहीं मिलता है। दुनिया में प्रकृति का शोषण ये प्रवृत्ति है, भारत में प्रकृति का दोहन ये संस्कार है। शोषण ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। और इसलिए विश्व इस संकट से जो गुजर रहा है, मैं अभी भी मानता हूं कि दुनिया को इस क्षेत्र में बचाने के लिए नेतृत्व भारत ने करना चाहिए, और उस दिमाग से भारत ने अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दुनिया क्लाइमेट चेंज के लिए हमें गाइड करे और हम दुनिया को फॉलो करें, दुनिया पैरामीटर तय करे और हम दुनिया को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। सचमुच में इस विषय में हमारी हजारों साल से वो विरासत है। हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, हम विश्व को मार्गदर्शन कर सकते हैं, और विश्व को इस संकट से बचाने के लिए भारत रास्ता प्रशस्त कर सकता है। इस विश्वास के साथ इस कॉन्फ्रेंस से हम निकल सकते हैं। हम दुनिया की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। उस विजन के साथ हम अपनी व्यवस्थाओं के प्रति जो भी समयानुकूल जो भी बदलाव लाना है, हम बदलाव लाए। अब जैसे अभी, अब ये तो हम नहीं कहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने मान लिया कि पर्यावरण की रक्षा और विकास दोनों कोई आमने सामने है। ये सोच मूलभूत गलत है। दोनों को साथ साथ चलाया जा सकता है, दोनों को साथ साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, इसका पालन होना चाहिए। अगर वो पालन होता है तो हम उसकी रखवाली भी करते हैं।